प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित समस्त राजनीतिक चिंतन का एकमात्र उद्देश्य है आदर्श राज्य की प्राप्ति करना। न्याय, शिक्षा या साम्यवाद के सिद्धांत सभी इस चरम लक्ष्य के पूरक सिद्धांत मात्र हैं। उसके समस्त राजनीतिक चिंतन के मूल में यही विचार केंद्रित है कि श्रेष्ठ एवं आदर्श राज्य एवं राजा का किस तरह से स्वरूप हो एवं उसे किस तरह से प्राप्त किया जाए। एक कुशल शिष्य के तरह अपने इस काल्पनिक राज्य में किसी भी तरह की वह त्रुटि रहने देना नहीं चाहता। अपने इस विचार में अत्यधिक काल्पनिक हो जाने के कारण प्लेटो इसकी व्यावहारिकता की उपेक्षा भी कर बैठता है, जिसे वह स्वयं स्वीकार भी किया है कि दी सिटी इज फाउंडेड इन वर्ड्स फॉर ऑन अर्थ आई इमेजिन इट नोवेयर एग्जिस्ट्स। नेटल्स सीप ने भी इस तथ्य को काफी उजागर किया है। प्लेटो व्यक्ति एवं राज्य में अन्योन्याश्रय संबंध मानता है। उसके अनुसार द स्टेट इज इंडिविजुअल हेरिट लार्ज। व्यक्ति में जो गुण एवं विशेषताएं पाई जाती है उसी का विशाल रूप राज्य के व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। व्यक्ति अच्छे होंगे, राज्य अच्छा होगा। व्यक्ति का सद्गुणी होना ही राज्य के सद्गुणी होने के मूल में निहित है। यही कारण है कि न्याय व्यवस्था समुचित शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित नागरिक साम्यवाद की सामाजिक व्यवस्था में रहकर श्रेष्ठतम गुण से संपन्न व्यक्ति बनेगा, और जब व्यक्ति श्रेष्ठ गुण संपन्न होंगे तो राज्य स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगा। प्लेटो की प्रसिद्ध उक्ति The state do not come out of an oak or a rock, but from the characters of the men that dwell therein. व्यक्ति की चेतना राज्य की चेतना होती है। इस तरह से प्लेटो ने राज्य एवं व्यक्ति में वैसा ही संबंध स्वीकार किया है जैसा संबंध ब्रह्मांड एवं पिंड में। राज्य के लिए व्यक्ति का हित सर्वोपरि हित है। उसके अनुसार वीर पुरुषों का राज्य वीर होगा। अतः मानव गुण का अध्ययन उसके बने राज्यों से हो जाता है। बार्कर ने कहा है कि राज्य विषयक चिंता में प्लेटो की एक बहुत बड़ी देन यह है कि वह उसे बाह्य भौतिक सत्ता नहीं समझकर आंतरिक एवं आध्यात्मिक सत्ता मानता है। इसके पूर्व राज्य का इतना स्पष्ट चित्र एवं व्यक्ति तथा राज्य के ऐसे स्पष्ट संबंधों का वर्णन किसी भी विचारक ने नहीं किया था। कैटलिन ने कहा है कि इफ सोसाइटी इज chaotic, diseased, unhappy, so will individual be। अतः प्लेटो पूर्णतया दोष रहित व्यक्ति बनाना चाहता है जिससे कि वैसा अच्छा राज्य बन सके। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के कारण। राज्य के उत्पत्ति का मूल कारण प्लेटो मनुष्य की आर्थिक आवश्यकता को मानता है। उसके अनुसार ए स्टेट राइजेस आउट ऑफ नीड्स ऑफ मैनकाइंड, नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट बट ऑल ऑफ अस हैव मेनी वांट्स। मनुष्य की ये आवश्यकताएं उसे पर निर्भर बनाती है। एक व्यक्ति दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोगी बनता है। इस तरह निर्भरता में राज्य भी सहायक बनता है। इन सबों को एक सूत्र में बांधने वाली संस्था राज्य। बी, राज्य की उत्पत्ति का दूसरा कारण प्लेटो बाह्य आक्रमण एवं युद्धों को मानता है। स्पार्टा के पड़ोसी होने के कारण प्लेटो युद्ध को मानव जीवन का एक अनिवार्य उपादान स्वीकार किया है। युद्ध की यह संभावना हमेशा प्लेटो के सामने बनी रहती है
और नागरिकों को तथा देश को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राज्य एक आवश्यक अंग है। सी, विवेकपूर्ण ढंग से नागरिकों के शासन व्यवस्था के संचालन के लिए भी राज्य आवश्यक है, ऐसा प्लेटो मानता है। नागरिकों का सम्यक विकास तभी संभव हो सकता है जबकि उस पर विवेकशील शासन हो। राज्य के निर्माण का आधार। पहला, व्यक्ति के प्रधान गुण। राज्य के निर्माण के पूर्व प्लेटो मानवीय आत्मा के गुणों का विश्लेषण करता है। प्लेटो पिथागोरस के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को त्रिगुणात्मक मानता है। उसके अनुसार मनुष्य में 3 गुण होते हैं, रीजन, स्पिरिट एवं एपिटाइट। विवेक सर्वोपरि तत्व है जो मनुष्य को उचित अनुचित का ज्ञान देता है। यह मानव आत्मा को आलोकित करता है। दूसरा मध्यवर्ती तत्व उत्साह, ओज एवं शौर्य का है। यह साहस, महत्वाकांक्षी, स्पर्धा, प्रतिशोध आदि का प्रतीक है। यह युद्ध की भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाला है। यही तत्व मनुष्य में वीरता, साहस एवं शौर्य को उत्पन्न करता है। तीसरा तत्व काम अथवा क्षुधा का प्रतीक है। यह राग, द्वेष, प्यास, तृष्णा आदि को संतुष्ट करने की भावना है। मनुष्य की भौतिक लालसा एवं वासनाएं, आकांक्षाएं इसी से उत्पन्न होती है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का परिमार्जित रूप मानता है। अतः मानवीय आत्मा के ये तीनों गुण राज्य में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य में भी ये 3 तत्व, जैसे आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व एवं दार्शनिक तत्व हैं, स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, आर्थिक तत्व। व्यक्तियों का वह समूह जिसमें क्षुधा या काम का तत्व की प्रधानता रहती है, ऐसे मनुष्य राज्य के उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। मनुष्य का भोजन, वस्त्र एवं आवास की नानाविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में अन्न उत्पन्न करने वाले किसान, मकान बनाने वाले कारीगर, कपड़ा बुनने वाले जोलाहे, उद्योग व्यवसाय करने वाले विभिन्न वर्गों की जरूरत होती है। ये वर्ग आर्थिक श्रेणी की कोटि में आते हैं। स्वभाव से ये धन के प्रेमी होते हैं तथा अपने पेशे के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में प्रोडक्टिंग क्लास कहते हैं। बार्कर ने कहा है कि द डिजायर फॉर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर कैन नॉट बी properly satisfied except by means of common action. बी, ऐसे व्यक्ति जिसमें स्पिरिट या ओज की प्रधानता रहती है, वे राज्य के सैनिक वर्गों का निर्माण करते हैं। यह वर्ग उत्साह, शौर्य का प्रतीक होता है। राज्य का समस्त बाह्य आक्रमणों से रक्षा करता है। राज्य में सैनिक तत्व बहुत ही अनिवार्य हैं, क्योंकि कोई भी राज्य युद्ध की संभावनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकता है। मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से संतुष्ट नहीं होता है। ग्लॉकन ने भी कहा है कि केवल अपना पेट भरने मात्र से संतुष्ट होने वाला राज्य केवल सुअरों का राज्य होगा। बार्कर के अनुसार मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संतुष्ट नहीं हो जाता है, बल्कि उसे अपने आप को सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाने वाली आकांक्षाएं भी होती हैं। ये आवश्यकताएं उसे आर्थिक संस्था और प्रदेश प्राप्त करने को बाध्य करता है, जो युद्ध के द्वारा ही संभव है। अतः युद्ध के लिए राज्य को हर क्षण तत्पर रहना पड़ता है। बार्कर के अनुसार राज्य के लिए सैनिक तत्व अनिवार्य है। इन्हें इस कार्य के लिए विशेष क्षमता के आधार पर चुनना चाहिए तथा इस प्रकार प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि वह अपने इस क्षमता का विकास ठीक ढंग से कर सके।
इस तरह से योद्धाओं का एक विशेष वर्ग राज्य की अनिवार्य आवश्यकता है। तीसरा, व्यक्ति में निहित विवेक या विजडम के कारण राज्य का तीसरा सर्वोत्कृष्ट वर्ग दार्शनिकों का बनता है, जिसे हम गार्जियन क्लास कहते हैं, जो राज्य का प्रशासन संचालित करते हैं। प्लेटो के अनुसार सैनिक राज्य के संरक्षक हो सकते हैं। उसने कहा है कि सैनिक राज्य का संरक्षक होता है, उसका स्वभाव कुत्ते के समान होता है, जो घर वालों के साथ अत्यंत प्रेम एक तथा स्वामी भक्ति का व्यवहार तथा शत्रु के साथ पहरेदार का व्यवहार करता है। इससे भिन्न राज्य का शासक विवेक, बुद्धि, आत्म संयम पर आधारित होते हैं। यह सद्गुण का प्रतीक है। यहाँ पर प्लेटो अपने गुरु सुकरात से प्रभावित है। सुकरात के अनुसार वर्चू इज नॉलेज। राज्य का यह वर्ग बुद्धिमानों का होता है, नागरिकों के कल्याण को समझते हैं तथा अपने विवेक तथा अपने प्रजा प्रेम की भावना से राज्य की एकता को बनाए रखते हैं। विवेक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यही कारण है कि राज्य का प्रशासन दार्शनिक के हाथ में होना चाहिए या राजा दार्शनिक होना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहता है। किसी भी राज्य में समस्त नागरिकों को दार्शनिक नहीं बनाया जा सकता है, परंतु उचित शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुकूल वातावरण के माध्यम से दार्शनिक राजा को प्राप्त किया जा सकता है। शासक में विवेक एवं बुद्धि के गुण की पराकाष्ठा होनी चाहिए। राज्य का नियंत्रण या संचालन इसी विवेकशील वर्ग के द्वारा होने से राज्य श्रेष्ठतम गुणों से संपन्न होगा। इस तरह से प्लेटो न्याय का समस्त दर्शन एक आदर्श राज्य के औचित्य मात्र से संबंधित है। प्लेटो ने राज्य को सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, मनुष्य का परिष्कृत रूप नहीं माना है, बल्कि भौतिक रूप से भी राज्य एवं मानव के शरीर की तुलना की है। मानव शरीर को भी मोटा मोटी तौर पर जिन खंडों में विभाजित किया जा सकता है, उसी तरह राज्य को भी विभाजित किया जा सकता है। पहला, सिर, जो शरीर में शीर्षस्थ स्थान पर निहित है, जो बुद्धि एवं विवेक का प्रतीक है। राज्य में भी शीर्षस्थ स्थान इसी बुद्धि वाले वर्ग यानी गार्जियन क्लास को वह देता है। बी, दूसरा खंड छाती बांह का है। ये दोनों मानव शरीर में शौर्य के प्रतीक हैं। आवेश या उत्साह के क्षणों में भुजाएं ही फरकती हैं। ये शरीर की रक्षा करने वाले तत्व हैं। राज्य में ऐसे वर्ग सैनिक की होती है। तीसरा खंड उदर एवं अन्य अंगों का है, जो क्षुधा के प्रतीक हैं, और यह राज्य का तीसरा उत्पादक वर्ग कहलाता है। चौथा खंड पैरों का है, जिस पर समस्त शरीर का भार है। यह राज्य का वह तत्व है जिसकी चर्चा तो प्लेटो ने नहीं की है, परंतु दास के रूप में यह वर्ग समाज में अस्थित था और दासों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसका काम समाज के अन्य 3 वर्गों का काम करना था, जिससे उन्हें अवकाश मिल सके। भारतीय सनातन धर्म व्यवस्था में वर्णित शूद्र इसी वर्ग के प्रतीक हैं। फिर भी इस तथ्य से प्लेटो का यह समस्त विचार एक आदर्श विचार है। आदर्श राज्य एवं न्याय के विचार इतने मिले जुले हुए हैं, यह कहा जाता है कि प्लेटोज आइडियल स्टेट इन द रिपब्लिक कल्मिनेट्स इन हिज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। मैं अपने ऑडियो में अगले दिन प्लेटो के आइडियल स्टेट का क्रिटिसिज्म एवं उसके फीचर्स के बारे में अपना ऑडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा।